हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुलॉन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक पोल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ये चैप्टर हमें समझाता है कुछ की टर्म्स। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पता लगता है। हमें पता लगने वाला है दो कंट्रीज के बारे के अंदर। इसके अंदर हमें बताया जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या हैं, और ये हमें किसके थ्रू समझाया जा रहा है। दो एग्जाम्पल्स के थ्रू इलस्ट्रेटेड है इस चैप्टर के अंदर। क्या कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, अगर शेयर करते हैं पावर तो क्या होता है, अगर पावर शेयर नहीं करते हैं तो क्या होता है। हमें इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले आता है टॉपिक बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हम दोनों की जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात करते हैं। तो ये है मेरा बेल्जियम, यहाँ नहीं है, अपनी जगह पर ही है। ये है मेरा श्रीलंका। एक तरफ मैंने लिख दिया बेल्जियम, एक तरफ मैंने लिख दिया श्रीलंका। ऑलराइट, तो बेल्जियम की जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो ये यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है जिसका एरिया हरियाणा से कम है और जिसकी पॉपुलेशन भी हरियाणा से मिलती जुलती है। हरियाणा से क्या है, मिलती जुलती है। तो हमने क्या समझा अभी तक कि जो बेल्जियम है वो यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जिसका एरिया हरियाणा से कम है, जिसकी पॉपुलेशन या तो हरियाणा के बराबर है या उसके हाफ है। बराबर नहीं है, हाफ है। पॉपुलेशन इज हाफ ऑफ हरियाणा। ठीक है। फिर बेल्जियम की कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है ब्रसल्स। क्या है? ब्रसल्स। बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है? ब्रसल्स। अब बात करते हैं तो बेल्जियम की। बेल्जियम के अंदर हमारे 3 प्रकार के लोग रहते थे। पहला था मेरा फ्रेंच स्पीकर, डच स्पीकर एंड जर्मन स्पीकर। 3 प्रकार के स्पीकर थे, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। फ्रेंच मेरे विलोरिया रीजन में रहते थे। कहाँ रहते थे? विलोरिया रीजन में। डच रहते थे फ्लेमिश रीजन में, और जर्मन तो कहीं भी रह लेते थे, ऐसे से ही थे। ठीक है, ऐसे से ही नहीं थे, कहीं भी रह लेते थे, यानी इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं थी, ये इन्हीं रीजन्स के अंदर फैले हुए थे। अब कई बच्चे क्या करेंगे, फ्रेंच फ्लेमिश में, डच विलोरिया में। क्यों? क्योंकि ये एफ है, ये भी एफ है, विलोनिया है। ठीक है। फ्रेंच मेरे रहते थे विलोनिया रीजन में, डच मेरे रहते थे फ्लेमिश रीजन में। कहीं लिख देंगे एफ से फ्रेंच, एफ से फ्लेमिश, डी से डच, डब्ल्यू से विलोनिया, तो मिलता ही नहीं वैसे भी। तो याद रखना है कि जो मेरे फ्रेंच थे वो विलोनिया रीजन में रहते थे, डच थे फ्लेमिश रीजन में रहते थे। अब पूरी बेल्जियम की बात करें तो फ्रेंच स्पीकर्स थे मेरे 49%। कितने परसेंट थे? 49%। अब ठीक है। और जो मेरे डच स्पीकर थे वो थे 59%। कितने थे? 59%। और बाकी बचा 1%, वो मेरे थे जर्मन स्पीकर। वो मेरे थे जर्मन स्पीकर। तो मेरे को इतना समझ आ गया कि जो मेरे फ्रेंच थे वो 40% थे, डच थे 59% थे, जर्मन 1%। ठीक है। और ये था बेल्जियम का हाल। कौन है मेजॉरिटी? डच, माइनॉरिटी फ्रेंच। ऐसे से ये है। ठीक ठीक। अब बात करते हैं यहाँ की कैपिटल सिटी ब्रसल्स की। ब्रसल्स के
के अंदर जो मेरे फ्रेंच स्पीकर्स थे वो मेजॉरिटी में थे कितने, 80%। और जो मेरे डच स्पीकर्स थे वो माइनॉरिटी में थे 20%। तो यहाँ की प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा एक्यूट बताया गया है। मेरे को भी तो क्या समझ आया, बेल्जियम एक छोटी कंट्री है यूरोप के अंदर जिसका एरिया हरियाणा से थोड़ा कम है, पॉपुलेशन हरियाणा के हाफ है, स्लाइटली 1 करोड़। यहाँ पर 3 प्रकार के स्पीकर्स रहते हैं, फ्रेंच स्पीकर्स, डच स्पीकर्स, जर्मन स्पीकर्स। फ्रेंच स्पीकर्स मेरे विलोनिया रीजन में रहते हैं, डच स्पीकर्स मेरे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जो मेरे डच स्पीकर्स हैं वो मेरे 59% है बेल्जियम में, और बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकर्स 40% हैं और जर्मन 1% है। और वहीं बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच मेजॉरिटी में थे 80%, डच 20% थे। और यहाँ की प्रॉब्लम को बहुत एक्यूट माना गया है क्योंकि पूरी स्टेट के अंदर जो मेजॉरिटी है वो वहाँ के कैपिटल में माइनॉरिटी है। Isn't this problem acute कि अब किसका राज चलेगा? अभी बेल्जियम को यही लगा दो थम। चलते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका को 1948 के अंदर इंडिपेंडेंस मिला था। श्रीलंका को 1948 के अंदर वो मिला था इंडिपेंडेंस। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग थे, एक थे सनहाला स्पीकर, एक थे तमिल स्पीकर्स। कौन कौन? सिन्हाला स्पीकर, तमिल स्पीकर। सिन्हाला 74% थे जबकि तमिल मेरे 18% थे, जबकि तमिल मेरे 18% थे। ठीक है। और तमिल में भी मेरी 2 कैटेगरीज थी, एक थे इंडियन तमिल्स and Sri Lankan Tamils. Indian Tamils and Sri Lankan Tamils। इतना हमें अब समझ आ गया। ठीक है, तो हमें समझ आ गया इतना कि जो हमारा श्रीलंका था उसको 1948 के अंदर इंडिपेंडेंस मिली। वहाँ पर जो सिन्हालास थे वो 74% थे, सिन्हाला स्पीकर्स, एंड तमिल स्पीकर्स मेरे 18% थे। तमिल्स भी आगे 2 भागों में विभाजित है, इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स का हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जो मेरे श्रीलंकन तमिल्स थे वो कितने थे, 13% थे। जो मेरे श्रीलंकन तमिल्स थे वो कितने थे, 13% थे। एंड यहाँ पर रिलीजन की बात श्रीलंका में भी करी गई है, रिलीजन की बात करी गई है श्रीलंका में। श्रीलंका में रिलीजन की बात की गई है, परंतु बेल्जियम में रिलीजन की कोई बात नहीं की गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बेल्जियम में जितनी भी कम्युनिटीज़ थी ये सारी की सारी क्या थी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ थी। क्या थी? क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ थी। श्रीलंका में रिलीजन की बात की गई है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के इंसान लोग रहते थे। जैसे मेरे बुद्धिस्ट थे यहाँ पर, जो कि सिन्हाला लोग फॉलो करते थे। सिन्हाला स्पीकर बुद्धिज्म फॉलो करते थे। क्या फॉलो करते थे सिन्हाला स्पीकर्स? बुद्धिज्म। क्या फॉलो करते थे? बुद्धिज्म। और जो मेरे तमिल्स थे देवर ईदर हिंदू और मुस्लिम, देवर ईदर हिंदू और मुस्लिम, और इन्हीं के बीच बीच में कहीं हमारे 7% क्रिश्चियन भी थे। अब हमें इतना समझ आया, शुरू से एक बारी शुरुआत से देखते हैं। अब हम एक इसका बनाएंगे फ्लो चार्ट एथनिक कॉम्पोजिशन का, फ्लो चार्ट फॉर ethnic composition. We have to do it, right? I wonder whether you are able to see it or not. Right, we will be making an flow chart for the same for now.
पावर शेयरिंग में पहले यहाँ पर बात करेंगे, लिखेंगे इलस्ट्रेशंस, लिखेंगे इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस होते हैं यहाँ पर हमें समझाने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बिकॉज आई बिलीव कि भी विजुअलाइजेशन इज बेटर देन रेक्टिफिकेशन, रॉट लर्निंग। यहाँ लिखेंगे बेल्जियम, यहाँ लिखेंगे श्रीलंका। मैंने भी बेटा कोई पहले से नहीं बना रखा है, मैं भी अभी आप लोगों के साथ साथ ही बना रही हूँ। यहाँ पर बेल्जियम की लिखेंगे एथनिक कंपोजिशन, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, यूरोप में था, 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन थी, एरिया वाज लेस देन हरियाणा, ठीक है ना, एरिया वाज लेस देन हरियाणा। ये यहाँ पर हरियाणा ही क्यों लिया गया, बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, राइट। तो उन्होंने कंपेयर करा है, उन्होंने कंपेयर करके समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर बेल्जियम में आ जाते हैं मेरे कौन से लोग, यहाँ पे भी 2 सब पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा मेरा ब्रसल्स का, व्हाट वाज द कंडीशन इन ब्रसल्स, एंड यहाँ आ जाएगा मेरा बेल्जियम इटसेल्फ, राइट। यू विल राइट इट है बेल्जियम। बेल्जियम में लिखना है 3 एस्ट्रिक साइंस। यहाँ पर फ्रेंच थे, डच थे, जर्मन थे, ठीक है, फ्रेंच, डच, जर्मन। फ्रेंच थे वो मेरे विलोनिया रीजन में रहते थे, और डच मेरे फ्लेमिश रीजन में। फ्रेंच थे मेरे 40%, डच थे 59%, जर्मन थे मेरे 1%। वहीं ब्रसल्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच थे 80%, डच थे 40%। नीचे यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट प्रॉब्लम, नीचे क्या लिखेंगे, एक्यूट प्रॉब्लम। ये इलस्ट्रेशन है अभी के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर श्रीलंका। श्रीलंका के लिए क्या लिखेंगे, 2 बनाएंगे दोबारा से। यहाँ पर 1948 में इंडिपेंडेंस मिला इसको। यहाँ पर सन्हाला स्पीकर्स थे 74%, तामिल्स थे, तामिल्स 2 थे, कौन कौन से, इंडियन तामिल्स, श्रीलंकन तामिल्स। अब इन दोनों तामिल्स में क्या फ़र्क था, श्रीलंकन तामिल्स थे जो श्रीलंका के ही थे, इंडियन तामिल्स थे जिनके 4 फादर्स मरने से पहले वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। ये 18%, जिसमें से श्रीलंकन थे 13%। अब सन्हाला दे यूज्ड टू फॉलो बुद्धिज्म, मीन्स बुद्धिज्म वाज द मेजॉरिटी रिलीजन। इंडियन तामिल्स दे वर एंड श्रीलंकन तामिल्स दे वर इधर हिंदू और मुस्लिम, प्लस यहाँ पर 7% क्रिश्चियन भी थे, ठीक है। पावर शेयरिंग के इलस्ट्रेशंस की बात करें तो पहले एग्जांपल बेल्जियम था, दूसरा एग्जांपल श्रीलंका था। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर सीधा साधा सा ना बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाता है। डिफाइन द ethnic composition of Belgium, define the ethnic composition of श्रीलंका। ऐसे केसेस में आपने क्या करना है ना, आपने यही पूरा उठा के लिख देना है, और नीचे हल्का सा थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने पढ़ा था, वी नो एवरीथिंग, हल्का सा नीचे माइंड मैप बना देना, क्योंकि माइंड मैप देखकर उसको लगता है कि हाँ बच्चे को आता था, बच्चे को आता था। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ, पहली बात तो अगर इफ यू आर सीइंग फॉर एनी एक्स्ट्रा बुक फॉर सोशल साइंस, एनी एक्स्ट्रा बुक फॉर social science, first thing is that NCERT is more than enough for you guys.
एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन आएंगे. बट इफ यू स्टिल इंसिस्ट कि नहीं एनसीईआरटी तो बहुत कर ली मैंने, now I want something extra. Now I want some sample papers. Now I want some pre-prepared questions, or I want some case-based, picture-based questions. I want CBQs. I want case studies. I want this. I want that. Then I must suggest you that Evergreen is the book you are actually looking for, because this book contains everything. Everything you want. ओल्ड ले लेंगे कोई चक्कर नहीं है, सब सेम होता है. बस जो हमारी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, हल्की हल्की सी सीक्वेंसेस को चेंज कर दिया जाता है. नथिंग एल्स मोर, राइट. नाउ इफ आई शो यू पावर शेयरिंग इन एनसीईआरटी, ठीक है ना. इफ आई शो यू पावर शेयरिंग चैप्टर इन एनसीईआरटी, हाउ मच इज दिस? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10, 11, 12. That's it. Only this much, right? We have only this much. How much? 11 pages. Now let me show you in Evergreen. First page, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pages, and it contains mostly all the extra questions that might appear in your board exams. ठीक है. और बुक्स में तो सैम्पल पेपर भी आते हैं, बट सैम्पल पेपर you don't need them. You can take it from your old भैया दीदीज, right? Now moving on, coming back to the topic, because it's important to complete the topic as well, right? Let's shift back. Alright, let's talk now. ये हो गया हमारा बेल्जियम में ऐसा था वैसा था. आगे क्या होता है? अब पावर शेयरिंग की बात कहाँ पर हुई मैम? हमें ये बताओ, पावर शेयरिंग की बात कहाँ पर हुई? इसके अंदर चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है. पावर शेयरिंग की बात हुई तो हुई कहाँ? मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो. हम फिर से आ जाते हैं बेल्जियम पर. हमें समझ आ गया बेल्जियम का क्या केस था. व्हाट वाज द केस ऑफ बेल्जियम? कि यहाँ की सिटी के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो कैपिटल में माइनॉरिटी बना रही थी. यहाँ की सिटी में जो माइनॉरिटी थी वो सिटी में मेजॉरिटी बना रही थी. अब वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको अच्छे से हैंडल करना चाहा. वो नहीं चाहते थे कि भी कुछ हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो. हाँ, और इसके बीच में एक और पॉइंट इमर्ज होता है. उनके बीच में टेंशन्स कब से कब तक थी? टेंशन्स वर बिटवीन 1950s टू 1960s, क्योंकि जो मेरे फ्रेंच थे वो ऑलरेडी रिच थे, पावरफुल थे, एडुकेटेड थे. और जो मेरे डच लोग थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो भी फ़ायदा था वो बाद में मिला. जब वो एजुकेटेड हुए तो उन्होंने भी अपने राइट्स की डिमांड आगे रखी. तब टेंशन्स कब से कब तक हुई थी? 1950 से 1960s तक. ठीक है. उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक अलग सा ही रास्ता चुना. उन्होंने कहा कि 1970 और 1993 के बीच में, 1970 एंड 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान को 4 बारी दोबारा से बनाया. 4 बारी दोबारा से अमेंड करने का मतलब होता है 4 बारी उसको दोबारा से क्रिएट करा. और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स की एग्जिस्टेंस थी, जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे. ठीक है. तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे 4 बारी अमेंड करा, जब तक हर एक कल्चर के बंदे को क्या नहीं मिल गई? इक्वल राइट्स नहीं मिल गए. सॉरी, इक्वल राइट्स नहीं मिल गए, इक्वालिटी नहीं मिल गई, फ्रीडम नहीं मिल गई. ठीक है. तब तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार क्या किया? अमेंड किया. अब एक क्वेश्चन सीधा जो 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है वो है बेल्जियन मॉडल.
बेल्जियन मॉडल। अब आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेल्जियम का जो संविधान है, वो वर्ल्ड का सबसे यूनिक प्लस इनोवेटिव संविधान है। यूनिक प्लस इनोवेटिव संविधान है किसका? बेल्जियम का। तो अब हम बेल्जियन मॉडल की बात करें तो उन्होंने उनका पहला पॉइंट क्या कहता था। अब हम क्या करेंगे, हम सारा पॉइंट निकाल करेंगे। होय इतने सारे पॉइंट्स है, कैसे होंगे? नो, we'll just prepare it for 5 marks. ओके, बेल्जियन मॉडल का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले लिखेंगे डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स equally distributed, ठीक है। जो डच और फ्रेंच में मिनिस्टर्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जो मेरे डच मिनिस्टर्स होंगे वो डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकर्स भी हो सकते हैं। जर्मन स्पीकर्स भी हो सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स मतलब कि जो मेरी स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या नहीं है? गुलाम नहीं है, उनके नीचे नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है they accepted equal representation. क्या एक्सेप्ट करा उन्होंने? इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चौथा पॉइंट क्या है मेरा? फोर्थ पॉइंट, या आप बोलिए आपको 5 पॉइंट्स करने हैं तो सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, तो आप 1 पॉइंट और ऐड करेंगे इसमें। क्या? नो सिंगल कम्युनिटी can make decisions alone। यानी कि अगर किसी को भी कोई डिसीजन बोलना है, कोई डिसीजन बनाना है, तो सबकी राय लेनी ज़रूरी है। इधर दे आर डच, फ्रेंच और जर्मन। चौथा, उन्होंने एक नए टाइप की गवर्नमेंट निकाली जिसका नाम क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके पास फ्रेंच, डच और जर्मन के कल्चरल एंड रीजनल राइट्स थे कि अगर किसी को भी कल्चर या रिलीजन की धारा में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो दे कैन अप्रोच कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ का लीडर भी ये ही सिलेक्ट करते थे। दे वुड कलेक्टिवली सिलेक्ट द लीडर्स एज वेल। तो ये था मेरा बेल्जियन मॉडल। क्या क्या 5 पॉइंट्स हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या स्पीकर्स। तीसरा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दे आर नॉट सबऑर्डिनेट्स। Dutch, German, French, they would have equal representation in both the governments. No single community can make decisions alone. And पांचवी, उन्होंने एक नई टाइप की गवर्नमेंट निकाल दी, that was community government। अब आता है श्रीलंका ने क्या किया। भाई वहाँ पे तो जो हुआ सो अब हम उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। श्रीलंका followed the policy of majoritarianism। They followed the policy of majoritarianism। इसके अंदर majoritarianism की डेफिनेशन भी आती है। इसका मतलब होता है कि जब एक कंट्री का
मेजॉरिटी ग्रुप, एक कंट्री का मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करे, मेजॉरिटी शोज डोमिनेंस ओवर द माइनॉरिटी ग्रुप, उसको हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। श्रीलंका के अंदर सिन्हला सुप्रीमेसी मतलब सिन्हला लोगों को उनकी पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें करी। सबसे पहले 1965 के एक्ट के अंदर सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। सिन्हला को क्या घोषित कर दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज, जिससे तमिल लैंग्वेज का क्या हुआ? डिसरिगार्ड हुआ। उन्होंने बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया और सबसे मेन उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो करी। इसका मतलब क्या था कि जो सिन्हालाज हैं उन्हीं को यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में, सीट्स में सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा। अगर कोई भी मेरी सीट खाली बचेगी गलती से तो वो तमिल्स को दी जाएंगी, ठीक है। उन्होंने अपने राइट्स मांगे, श्रीलंकन ने। देवर बीटन रूटली, क्या करा जाता था उनके साथ? बुरा व्यवहार किया जाता था। देवर बीटन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या हुई? उन्होंने 1980s तक आते आते बहुत अत्याचार सह लिया। 1980s तक आते आते काफ़ी अत्याचार सहा और उन्होंने कहा वी वांट अ सेपरेट स्टेट। दे डिमांडेड फॉर तमिल इलाम, दे डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये जब उनकी डिमांड हुई तो कईयों को मार दिया गया, बिल्कुल ख़त्म, और कईयों को पीटा गया बहुत ही ज़्यादा। फिर अब इतना तो कोई सहन नहीं कर सकता। जब उनको तमिल इलाम मांगा और वो भी डिक्लाइन कर दिया गया तो हुई हमारी सिविल वॉर। अब इस सिविल वॉर क्या होती है? वॉर सुना है, सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर इज डिफाइंड एज द फाइट बिटवीन 2 ग्रुप्स, either majority or minority, in a single country। जब 2 ही ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिविल वॉर, सिविल वॉर। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि 2009 में ये वॉर ख़त्म होती है। 2009 में ये वॉर ख़त्म होती है, जिसकी वजह से श्रीलंका का जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो भी टाटा बाय बाय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास Why power sharing is desirable? Why power sharing is क्या? Desirable। पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत है? तो इसको ज़रूरत के लिए 2 डिफरेंट क्या है सेट ऑफ रूल्स हैं। पहला है मॉरल रीज़न। पहला क्या है? मॉरल रीज़न। दूसरा क्या है? प्रूडेंशियल रीज़न। दूसरा क्या है? प्रूडेंशियल रीज़न। अब इन दोनों में क्या वो थी, डिफरेंस क्या था? मॉरल रीज़न क्या था? लोगों को लगता था कि हाँ यार ये तो करना चाहिए। उन्हें लगता था कि यार ये तो इम्पोर्टेंट है करना। और प्रूडेंशियल है, तुम्हारी चॉइस नहीं है, करना ही करना है। मॉरल क्या कहता था? लगता था लोगों को कि हाँ यार ये करना चाहिए, अच्छा रहेगा। प्रूडेंशियल क्या? करना ही करना है, तुम्हारी चॉइस नहीं है इसमें कोई, करना है तो करना है, ठीक है। मॉरल रीजन में आता है मेरी कि जब मेरी पावर शेयरिंग है, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी की आत्मा है। क्या? पावर शेयरिंग। ठीक है, क्या है? उनकी आत्मा है। एक प्रूडेंशियल रीजन देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं अगर पावर शेयर्ड होती है। इससे गवर्नमेंट की क्या होती है? स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो मुझे क्या पता चला कि मोरल रीजंस हैं कि हाँ यार करना चाहिए, अच्छा लग रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी डन। प्रूडेंशियल है, करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारी, करो चाहे ना करो, मन है नहीं है करो, करना पड़ेगा। मॉरल रीजन में आता है वी वेरी स्पिरिट है। नेक्स्ट, a legitimate government is one where citizens through participations acquire a stake in the system. People have a right to be consulted on how they are to be governed. This is also one of the set of moral reason. Next आ जाती है मेरी forms of power sharing. Next क्या आता है? Forms of power sharing. Forms क्या होते हैं? प्रकार। अब पावर शेयरिंग किस किस के बीच में की जाती है वो देखेंगे। पावर शेयरिंग, ठीक है, मुझे पता है अभी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हमने तो फ्लो चार्ट ही देखना है। 4 इंसानों के बीच में शेयर करी जाती है, 4 चीजों की अमंग शेयर करी जाती है। फर्स्ट है organs of the government, second है levels of the government, third है social groups and fourth है political parties और pressure groups। इतना समझ आया? मैंने देखा कि जो मेरी पावर है वो 4 जगह शेयर होती है। पहला है ऑर्गन्स, लेवल, सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स। अब ऑर्गन्स में कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। लेवल्स में कौन कौन आते हैं? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। इंडिया में लोकल लेवल में कौन कौन आते हैं? पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स से क्या मतलब है भाई इनका? To give the power to minority or weaker sections of the society or weaker sections of the society। अब political parties में क्या है? ताकि जो मेरी पावर है वो एक हाथ में ना रहे। किस में ना रहे? एक हाथ में ना रहे। तो मेरे को समझ आया कि जो मेरी पावर शेयरिंग की फॉर्म्स हैं उनको 4 हिस्सों में भागा गया है। पहली है ऑर्गन्स में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ऑर्गन्स को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, लेजिस्लेचर क्रिएशन ऑफ लॉज, जुडिशरी कीप्स चेक्स एंड बैलेंस ऑन बोथ ऑफ दीज, की कहीं पावर्स को अब्यूज तो नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं जुडिशरी कीप्स चेक्स एंड बैलेंस ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। फिर आता है मेरा लेवल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सेंट्रल में कौन आ जाता है मेरा? कि डिफेंस, जैसे डिफेंस हो गया, किसी ने हम पे हमला कर दिया, एक स्टेट पे हमला करा तो प्राइम मिनिस्टर तो देखते नहीं कहाँ करा, तो यानी सेंट्रल लेवल पर भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रल पूरी राजधानी, पूरी कंट्री को देखता है, स्टेट एक राजधानी को देखता है। जैसे अब कौन सी जगह पर कौन से खेत उगाए जाते हैं ये सेंट्रल थोड़ी देखेगा, स्टेट देखेगा ना। फिर लोकल लेवल आ जाता है कि हाँ स्टेट के अंदर हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के अलग अलग
रूलर वो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अम्बाला कैंट का कोई है, सिटी का कोई है, दिल्ली का कोई है, दिल्ली में भी अलग अलग जगह का कोई है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर सोशल ग्रुप्स, माइनॉरिटी और वीकर सेक्शंस को पावर देना, जैसे SC ST और OBC के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। फिर चौथा आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स को पावर देना। इससे क्या होता है कि जो हमारी पावर है वो एक हाथ में नहीं रहती, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका अगर हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट, बिल्कुल छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, एक बार ही हम बना के देख लेते हैं। दिख रहा है सब? ऑलराइट, हम इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं। पावर शेयरिंग में इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। इलस्ट्रेशंस ऐसे थोड़ी बनेगा, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। अब मैंने आपको इलस्ट्रेशंस का तो फ्लो चार्ट बनवाया ना, अभी वही चलेगा। इलस्ट्रेशंस, यहाँ पर एक ऐसे एरो बना देते हैं। इलस्ट्रेशंस क्या क्या दे रखी है हमें, दिख गया? इलस्ट्रेशंस क्या क्या दे रखी है हमें, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में हुई थी एकोमोडेशन, यानी सबको राइट्स दिए गए। श्रीलंका में हुई थी मेजॉरिटारियनिज्म, जहाँ पर हमारा एक ग्रुप ओवरथ्रो कर देता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अब फॉर्म्स एंड वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। तो इसका एक ऐसी सीधी लाइन जाएगी, डिज़ायरेबल लिखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर ऐसे डिज़ायरेबल में फिर यहाँ पर दो चले जाएंगे हमारे रीजंस, एंड दैट आर मॉरल रीजंस एंड प्रूडेंशियल रीजंस। मॉरल रीजंस में लिखेंगे वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी प्लस राइट, ये राइट है, ठीक है। प्रूडेंशियल में लिखेंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट कम। समझ आ गया इतना? फिर यहाँ से एक और लाइन जाएगी हमारी, जहाँ यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स में फिर हमारी आगे 4 लाइन्स जाएंगी। इसमें पहले फॉर्म आ जाएगी ऑर्गन्स में, लेवल में, सोशल ग्रुप्स में और पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर ग्रुप में, और इसके बाद अगर हमने एक और फ्लो चार्ट देखना है अकेला फॉर्म्स का अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा पहले वाला फ्लो चार्ट था वो चल जाएगा, क्योंकि ये देखो डिज़ायरेबल में सिर्फ ये पॉइंट्स हैं, इनको ही आपको लिखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशंस का अलग से फ्लो चार्ट हो गया, डिज़ायरेबल में इतना चल जाएगा। फॉर्म्स का अगर हम अलग से फ्लो चार्ट चाहते हैं तो ये रहा हमारा अलग से फ्लो चार्ट। किसका है ये है मेरा डिफरेंट फॉर्म्स का, ये है मेरा किसका, डिफरेंट फॉर्म्स का। तो आई होप गाइज आप सबको ये चैप्टर एकदम आप टिप्स पे हो जाना चाहिए। एक बार क्विक रिकैप करते हैं, बिल्कुल क्विक। बेल्जियम में बात करें, फ्रेंच कितने थे, 40%, डच कितने थे, 59%। फ्रेंच कहाँ रहते थे, विलोनिया रीजन में। डच कहाँ रहते थे, फ्लेमिश रीजन में। जर्मन स्पीकर्स कितने थे, 1%। बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है, ब्रसल्स के अंदर फ्रेंच कितने थे, 80%। डच कितने थे, 20%। यहाँ पर क्या एक्यूट प्रॉब्लम दिखाई जा रही है, वी कैन सी एक्यूट प्रॉब्लम दैट the ones who are in majority in Belgium were minority in its capital Brussels, whereas the minority in the Belgium was the majority in its capital city Belgium. बेल्जियम कहाँ पर है, यूरोप में है। बेल्जियम का एरिया कितना है, हाफ ऑफ हरियाणा। बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है, स्लाइटली 1 करोड़। श्रीलंका की पॉपुलेशन इक्वल टू हरियाणा, नियरली इक्वल टू हरियाणा।
कहाँ पर है वो? सदर्न कोस्ट, तमिलनाडु के पास। इंडिपेंडेंस कब मिली? 1948 के अंदर। वहाँ पर किसकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे लोग? क्या करा था उसके लिए? सनहाला सुप्रीमेसी क्या किया गया था? सनहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 के एक्ट के अंदर। और क्या किया गया था? बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन। थर्ड, प्रेफरेंशियल पॉलिसी का फॉलो हुआ था। हमारे सनहाला कितने थे? 74%। फिर रिलीजन डिड दे फॉलो? बुद्धिज्म। सेकंड, हमारे तमिल्स कितने थे? 18%। उसमें से इंडियन तमिल्स पता नहीं, श्रीलंकन तमिल्स कितने थे? हमारे नेटिव तमिल्स भी बोलते हैं उनको, देवर 13%। ऑलराइट, इतना हमें अब समझ आ गया कि हाँ ये इसका एथनिक कॉम्पोजिशन होते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल को हम क्या कहेंगे? एक कंट्री का एथनिक कॉम्पोजिशन। तो दोनों ही स्टेट्स का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना हमें समझ आ गया। फिर आगे बेल्जियम में क्या किया गया? एकोमोडेशन। वहाँ पर 4 बारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, हर एक को क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। बेल्जियन मॉडल क्या था कि डच, फ्रेंच, जर्मन तीनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी एक, जो क्या करती थी, जिसके पास क्या थे? कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ अ पर्सन। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ द पर्सन। उसके बाद श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म हुई, हमने जो पढ़ लिया। ठीक है। 3 उन्होंने एक्ट्स पास कर दिए, ये वो। उसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने राइट्स मांगे, नहीं मिले। उन्होंने फिर एक सेपरेट स्टेट तमिलनाडु मांगा, वो नहीं मिला। उसके बाद सिविल वॉर छिड़ गई, जो 2009 तक में आते आते ख़त्म हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ था? मेरा वहाँ का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी अचीवमेंट्स थी वो सारी सेटबैक हो गई थी। उसके बाद डिजायरेबल क्यों है? 2 रीजंस के कारण, मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन। मॉरल रीजन में वेरी स्पिरिट एंड ये राइट है एक, प्रूडेंशियल में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। फिर फॉर्म्स की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ऑर्गन्स को क्या कहा गया? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। और क्या कहा गया? चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर डिफरेंट लेवल्स, कौन कौन से? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। लोकल लेवल में आते हैं पंचायत एंड म्युनिसिपल लेवल को वर्टिकल डिवीजन बोला जाता है। सोशल ग्रुप्स में क्यों पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ताकि माइनॉरिटी और वीकर सेक्शंस दे डू नॉट फील बैकलॉग्ड, उनको ऐसा लगा वो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, तभी उनके लिए इस SC ST OBCs के लिए क्या है? सीट्स रिजर्व्ड है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज है। प्रेशर ग्रुप्स में क्यों पावर शेयर की गई है? ताकि पावर जो है एक हाथ में ना रहे, वो ऑर्गन्स लेवल्स के हाथ में ना रहे, वो डिफरेंट पीपल्स के लेवल के हाथ में जाए। ठीक है। आई होप गाइज आपको सब समझ आ गया होगा, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई होप यू guys like the video a lot. Thank you everyone.